हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन-पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, जहां हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को, जो कि स्पेशली यूपीएसआई, कांस्टेबल या होमगार्ड के लिए हैं। और आज की इस सीरीज़ में हम करने जा रहे हैं हिंदी के 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? तो इसके ऑप्शंस हैं: ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी विश्व भाषा, ऑप्शन सी राजभाषा या ऑप्शन डी मातृभाषा। तो इसमें हमने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? ऑप्शन नंबर ए है कौरबी, बी है कन्नौजी, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली ये सारी पश्चिमी हिंदी की ही भाषाएं हैं, बोलियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? इसके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा, बी गढ़वाली, ऑप्शन सी कौरवी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कौरवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? यानी पा बोलने के लिए हम किस स्थान की मदद लेते हैं? ऑप्शन ए है मूर्धन्य, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ओष्ठ, यानी पा बोलने के लिए हम अपने ओष्ठों का सहारा लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर गियर्सन, ऑप्शन सी मिश्रबंधु, ऑप्शन डी गारसा दतासी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर गियर्सन। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं? इस क्वेश्चन में एक शब्द दिया हुआ है नहीं है, जो अक्सर गलती करने पे मजबूर कर देता है। तो इस शब्द का आप हर क्वेश्चन में ध्यान दें, जहाँ भी ये शब्द हो तो पहले क्वेश्चन को एकदम कंफर्म कर लें, सही से पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शंस हैं: रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी प्रेमधन, ऑप्शन डी सितारे हिंद। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इस क्वेश्चन में भी वही शब्द आ गया नहीं है, तो आपको वो शब्द बताना है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है जीमूत वाहन, ऑप्शन बी है बासव, ऑप्शन सी है शक्र और ऑप्शन डी है प्लोमजा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
यानी प्लोमजा जो है वो इंद्र का सही पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि प्लोमजा जो है वो इंद्राणी का पर्यायवाची है। बाकी सभी जितने भी हैं वो सब इंद्र के पर्यायवाची दिए हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? यानी व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो इसका ऑप्शन है 2, 8, 4, 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। व्युत्पत्ति के आधार पे 4 भेद होते हैं शब्द के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीत अर्थक है? यानी समास का विलोम क्या है? व्यास है, विच्छेद है, संधि है या विग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। समास का विलोम शब्द होता है व्यास, जबकि संधि का विलोम शब्द अगर पूछे तो संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। इस चीज़ को आप याद रखें। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? यानी मूल के अनेकार्थी शब्द कौन सा है इसमें? तो इसके ऑप्शंस हैं भूमि, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है जड़ और ऑप्शन डी है जोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़। मूल के अनेकार्थी शब्द जड़ हैं, बुनियाद है, एक नक्षत्र इत्यादि हैं। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, जड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन ए है धतूरा, ऑप्शन बी है खजूर, सी ऑप्शन है सोना, ऑप्शन डी है केस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, केश। केश जो है वो आपका कनक शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी धतूरे को भी कनक कहते हैं, सोने को भी कनक कहते हैं और खजूर को भी कनक कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो पहला है ऑप्शन जो प्रमाण में से सिद्ध ना हो सके। ऑप्शन बी है जो अवश्य होने वाला हो। ऑप्शन सी है जो समय पर संभव ना हो। ऑप्शन डी है जो तोला या नापा ना जा सके। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 4 वाक्य आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इनमें से किसको अप्रमेय कहते हैं? तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो ए और डी दोनों ही हैं, क्योंकि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे भी अप्रमेय कहते हैं और जो तोला या नापा ना जा सके उसे भी अप्रमेय कहते हैं। और आयोग ने भी ये दोनों ही आंसर राइट माने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? यानी जो फूल पूरा ना खिला हो उस फूल को एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मुकुल, ऑप्शन बी अधखिला, ऑप्शन सी कमल और ऑप्शन डी है पुष्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुकुल। यानी अधखिले फूल को मुकुल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी इनमें शब्दों की
बर्तनी को देखना है, बर्तनी के हिसाब से कौन सा शब्द शुद्ध है लिखा हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही बर्तनी है, आशीर्वाद की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? ये जो पंक्ति ऊपर दी हुई है इसमें कौन सा कारक इस्तेमाल किया गया है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक और ऑप्शन डी है संबोधन कारक। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अरी गुलाबों के बाद ये जो साइन लगा हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये साइन संबोधन वाले वाक्यों में आता है। तो जाहिर सी बात है इसमें संबोधन कारक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? ऑप्शन ए है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऑप्शन बी में खाकर सोऊंगा, ऑप्शन सी है राधा बहुत तुतलाती है, ऑप्शन डी है गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें क्रियार्थक संज्ञा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम अच्छी तरह से आप जानते हैं कि निजवाचक सर्वनाम शब्द वह होता है जो खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, आज अपनापन कहाँ है, ऑप्शन बी है यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, ऑप्शन नंबर सी है यह मेरी निजी पुस्तक है, ऑप्शन नंबर डी है अपनों से क्या छिपाना। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में यह समस्या मैं आप ही, आपका मतलब मैं खुद ही हल कर लूँगा, ये वाक्य जो है वो अपने लिए कहा जा रहा है और ये बात ये आप शब्द सिद्ध कर रहा है कि ये वाक्य अपने लिए ही बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, मैंने खुद ही हल कर लूँगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? यानी विशेष और विशेषण में अंतर आप अच्छी तरह जानते होंगे। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषता बताता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी राम, ऑप्शन नंबर सी बहुत और ऑप्शन नंबर डी बहादुर। तो इसमें हमें विशेष बताना है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो इस वाक्य में राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम बहुत बहादुर है, तो विशेष जो है वो हमारा राम हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राम है, क्योंकि इस वाक्य में राम की विशेषता बताई जा रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? अब अच्छी तरह जानते होंगे आप सब कि विशेषण किसको कहते हैं। जो शब्द कर्ता की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें सफ़ेद रंग विशेषण होगा और कमीज़ विशेष है, क्योंकि कमीज़ की विशेषता बताई जा रही है वह सफ़ेद है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा विशेषण तो सफ़ेद हो गया, लेकिन ये विशेषण का भी प्रकार पूछ रहा है, किस प्रकार का विशेषण है इसमें। परिमाणवाचक है, गुणवाचक है,
सर्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये कमीज का गुण है कि वह सफ़ेद है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी है, जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ऑप्शन सी है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रिया क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, और जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसलिए आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसमें सामान्य भूतकाल है, क्योंकि इसमें ये तो पता चल रहा है कि राम गया है, मतलब बीते हुए समय में राम जा चुका है, लेकिन उसके जाने का समय इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो अभी गया है या काफ़ी देर पहले गया था, तो इसलिए इसमें सामान्य भूतकाल है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिए लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है कृतवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृतवाच्य। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादिबोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर ए है वहाँ, ऑप्शन नंबर बी है धन्य धन्य, ऑप्शन सी है यहाँ वहाँ, और ऑप्शन डी है जहाँ जहाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, धन्य धन्य। ये जो है विस्मयादि अव्यय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से पंडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसमें आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी ते, ऑप्शन ई सी है ये, और ऑप्शन डी है या। तो इसमें आपको प्रत्यय बताना है, प्रत्यय कौन सा है, और इसका जो राइट आंसर है वो है या, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, या ऑप्शन डी द्विगु समास।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि अर्धविराम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पहला वाक्य है, जब राम आया श्याम सो रहा था। ऑप्शन बी है, शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ऑप्शन सी है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। और ऑप्शन डी है, मैंने किताब पढ़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आलस्य मनुष्य का शत्रु है। और इसके बाद ये जो है में जो लगा हुआ है इसी को अर्धविराम कहते हैं, इससे दूर रहो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? नीचे 4 वाक्य दे रखे हैं आपको और पूछ रहा है कि इनमें से उपविराम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पहला वाक्य है, मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ऑप्शन बी है, मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ऑप्शन सी है, मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। और इसी का ऑप्शन नंबर डी है, मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। और कुल मिला के इन चारों ऑप्शंस में आपसे वो पूछना चाह रहा है कि इसमें से उपविराम का प्रयोग कहाँ होता है, यानी उपविराम के जो सिंबल होता है वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको उपविराम का सिंबल यानी कैसे लिखा जाता है उपविराम को, वो चीज़ आपको पता है या नहीं है। और इसका जो राइट ऑप्शन है, जो सही तरह से उपविराम लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में, यानी इंग्लिश में जिसे कॉमा कहते हैं हिंदी में उसे ही उपविराम कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। गर्दन पर सवार होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्थ पूछना चाह रहा है आपसे। गर्दन पर बैठ जाना, पीछा ना छोड़ना, जान से मार डालना या गर्दन दबाना, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, पीछा ना छोड़ना। दोस्तों मुहावरे में अगर ऑप्शन में सीधा सीधा मुहावरा कहीं लिखा हुआ है, जैसे इसमें कह रहे हैं गर्दन पर सवार होना, और ऑप्शन ए दे भी रखा है गर्दन पर बैठना, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा याद रखें मुहावरे में जो शब्द लिखे हुए होते हैं अगर अर्थ में भी वही शब्द लिखे हैं तो वो तो आंसर कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुहावरों में शब्द कुछ और लिखे होते हैं और उनका अर्थ अक्सर अलग ही होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएँ मानी गई हैं? ऑप्शन ए 11, बी है 8, सी है 10 और डी है 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10। वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाएँ मानी गई हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन शंकर सकल, मुझ में लय है संसार सकली, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है रौद्र रस, ऑप्शन बी है अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर सी है शांत रस, ऑप्शन नंबर डी है वीर रस। तो दोस्तों इसमें आपको रस बताना है कौन सा रस है,
और इन पंक्तियों को पढ़ने से ही पता लग जाएगा कि आपके इसमें अद्भुत रस है, क्योंकि इसमें जो बातें की गई हैं वो एकदम अद्भुत है। संसार किसी के अंदर कैसे झूल सकता है, जैसे इसमें ये पंक्ति दे रखी है, संसार झूलता है मुझ में, तो ये अद्भुत रस की आभास करा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं रोला जो है हमारा मात्रिक छंद है, तो इसमें मात्राओं की संख्या पूछ रहा है, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है 28, बी है 16, सी है 26 और ऑप्शन डी है 24। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए है माघ, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी भास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। कालिदास जो है वो उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। और दोस्तों पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, ताकि पैराग्राफ पढ़ते टाइम हमारे दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ उसके आंसर्स हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको सारे आंसर्स क्लियरली मिल जाएंगे। और समय बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए, ताकि एक बार जब क्वेश्चंस दिमाग में सेट हो जाते हैं तो जैसे जैसे हम पैराग्राफ पढ़ते हैं वो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक करते रहते हैं, हमको पता चलता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसका क्या आंसर है। सबसे बेस्ट और सबसे कम समय में पैराग्राफ के क्वेश्चंस का आंसर देने का तरीका है ये। और इस पैराग्राफ का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। यानी वो कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सी सोच है जिसने भ्रष्टाचार को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है तकनीकी, ऑप्शन नंबर बी है रिश्वतखोरी, सी है जी हुजूरी ने, और डी है बेरोजगारी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रिश्वतखोरी ने भ्रष्टाचार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन नंबर 34 है, हमारे देश में किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 के ऑप्शंस हैं मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग या सभी, यानी तीनों ही वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी, यानी इन सभी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35। नौकरशाही निरंकुश होकर किस में लिप्त हो गई है। इसका ऑप्शन ए है समाज सेवा में, ऑप्शन बी है शासन व्यवस्था में, ऑप्शन सी है भ्रष्टाचार में, ऑप्शन डी है स्वार्थ लिप्सा में। तो इसका जो राइट आंसर है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो है उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अबहट्ट में हैं। 4, 2, 3 या इनमें से एक भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश,
ऑप्शन नंबर बी है दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी है ज्ञान रंजन, या ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मोहन राकेश, मलबे का मालिक। इस कहानी के जो सही रचनाकार हैं वो मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, सन 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? ऑप्शन ए है गोविंद मिश्र, ऑप्शन बी है कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन सी काशीनाथ सिंह, ऑप्शन डी उदय प्रकाश। दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन करंट में भी काउंट हो सकता है, क्योंकि 2010 में इसको एज ए करंट में भी दिया जा सकता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन लेखकों में से किसे मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उदय प्रकाश जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2010 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39, देररिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, इनमें से वारकरी संप्रदाय क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी है एकनाथ, और ऑप्शन डी है देवनाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश्वर। ये जो है वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही थे, और एक बार अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले बेहतर होगा कि आप इन क्वेश्चंस को अपनी नज़रों के सामने से गुजार लें, और हो सके तो इनका एक बार रिवीज़न भी कीजिएगा, ताकि ये बिल्कुल कंफर्म हो जाए आपको। और दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं, और हो सके तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते रहें लगातार। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले सेट में, जहां जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा 40 क्वेश्चंस का, जो कि सबके सब प्रीवियस ईयर ही होंगे। तो बने रहें इस चैनल पे और लगातार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते रहें। थैंक यू।